बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 14 जनवरी की रात थी। पेशावर के सरबंद थाने पर दस्ते बम से हमला हो गया। धमाका हुआ और पूरा इलाका लर्ज गया। वायरलेस पर कॉल चली और डीएसपी सरदार सैन फौरी तौर पर थाने पहुंच गए। उनके साथ 2 मुहाफिज भी उनके साथ थे। ये गाड़ी से उतरे, चंद कदम चले, दूर से फायर हुआ। सरदार हुसैन जमीन पर गिरे और गिरते ही शहीद हो गए। मुहाफिज अभी पोजीशन ले रहे थे, मजीद 2 गोलियां चली और वो भी निशाना बन गए। पुलिस ने सरबंद थाने को नरगे में ले लिया। तहकीकात हुई तो पता चला दहशत गर्दों ने 2 किलोमीटर दूर से डीएसपी और इनके मुहाफिजों को निशाना बनाया था। इनके साथ ही सवाल पैदा हो गया, दहशत गर्दों ने रात के अंधेरे में 2 किलोमीटर दूर के फासले से 3 लोगों को कैसे निशाना बना लिया। मजीद तहकीकात हुई तो पता चला दहशत गर्दों ने पहले थर्मल वेपन साइट से 3 लोगों को लॉक किया और फिर इन्हें नाइट विजन राइफल के जरिए गोली मार दी। इसके बाद फिर सवाल पैदा हुआ, ये जदीद टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है, ये दहशत गर्दों के पास कैसे पहुंच गई। पता चला अमेरिकी फौज जाते जाते ये टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान में छोड़ गई थी। ये उनके बाद तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हाथ में आ गई। भारत ने इन्हें ट्रेनिंग दे दी और ये अब इसे खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्मल वेपन साइट जिस्मानी हरारत से जानदार की हीट गैस और आज़ा की तस्वीर बनाती है। शूटर हदफ के बाद जिस्म का कोई उज़्व लॉक करता है, ट्रिगर दबाता है और गोली खप अंधेरे में भी सीधी हदफ के जिस्म के उस उज़्व को निशाना बना देती है। ये टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों उस वक्त कालादम टीटीपी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास मौजूद है और ये पिछले 4 माह से इसे केपीके और बलोचिस्तान में अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही है। ये एक हकीकत है। आप अब दूसरी हकीकत भी मुलाजा कीजिए। दहशत गर्दों ने 30 जनवरी को पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकशी धमाका किया। अब तक की इतलात के मुताबिक धमाके में 101 लोग शहीद हुए और 203 जख्मी हो चुके हैं। इनमें से 98 पुलिस एहलकार हैं। ये तमाम लोग नमाजी थे। ये जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में जमा हुए थे और ये अल्लाह के घर में दहशत गर्दी का लुकमा बन गए। मैं इस वाक़े की तफसील की तरफ आने से पहले आपको लोकेशन के बारे में बताता चलूं। पेशावर की पुलिस लाइन सूबे की रेड जोन है। ये GHQ जैसा एक एहसास इलाका है और इसके अंदर 2500-3000 पुलिस एहलकार रहते हैं। पुलिस लाइन का गेट इंतहाई महफूज और फुल प्रूफ है। गेट से पहले भी पुलिस की एक मोर्चा पकड़ आती है, लेकिन खुदकश हमलावर ने पकड़ भी क्रॉस की और वो गेट से भी गुजर कर CCPO, SSP इन्वेस्टिगेशन और कमांडेंट के दफ्तरों और सिक्योरिटी के सामने से होता हुआ मस्जिद तक पहुंच गया। दहशत गर्दों ने मस्जिद की बाकायदगी रैकी भी की और उसके स्ट्रक्चर की पड़ताल भी की। मस्जिद का स्ट्रक्चर इंतहाई जदीद और मजबूत था। हाल के नीचे सतून नहीं थे, छत दीवारों पर खड़ी थी। खुदकश हमलों से अमूमन छत का एक आध हिस्सा मुतासर होता है और बाकी छत महफूज रहती है, जिसकी वजह से ज्यादा शहादतें नहीं होती। लेकिन ये हमला इस कदर कैलकुलेटेड था कि हमलावर ये भी जानते थे कि छत के नीचे सतून नहीं और अगर इसकी जमीन दीवार गिर जाए तो पूरी छत जमीन बोस हो जाएगी। लिहाजा हमलावर ने धमाके से एक दीवार गिराई और पूरी छत नीचे आ गई और लोग फर्श और छत के दरमियान पिस कर शहीद हो गए। इस धमाके में इमारतें गिराने वाला मवाद भी इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में पूरी इमारत खिसक गई। हम ये कह सकते हैं खुदकश हमला और हमारी सिक्योरिटी की खामियों में भी वाकिफ थे। ये इमारत के स्ट्रक्चर से भी आगाह थे और ये बारूद की किस्में भी जानते थे और ये दूसरी हकीकत है। और आप अब तीसरी हकीकत भी मुलाजा कीजिए। हम आज 101 लाशें उठाने के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे को मुर्दल इल्जाम ठहरा रहे हैं। हमारा दुश्मन टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। ये जदीद टेक्नोलॉजी भी ले चुका है। इसके पास भारतीय और डॉलर भी हैं और ये सूबे के इंतहाई एहसास और महफूज तरीन रेड जोन में दाखिल हो जाता है। जबकि हम एक दूसरे के मुंह पर इल्जामात का कीचड़ मल रहे हैं और यूं मुल्क एक तबाही की इंतहाई खौफनाक दलदल में धंसता चला जा रहा है। हमें यहाँ रुक कर चीजों का एक बार फिर से जायजा लेना होगा। हमें देखना होगा आखिर इशू है क्या और हम ये इशू हल कैसे कर सकते हैं। हमारे इस वक्त 3 बड़े इशूज हैं। पहला इशू भारत है। हम इंडिया से 75 वर्षों से लड़ रहे हैं। हजारों लोग अब तक इस लड़ाई में जान दे चुके हैं। हम 3 या 4 जंगें भी लड़ चुके हैं, लेकिन कश्मीर का इशू आज भी वहीं का वहीं खड़ा है जहां ये 1947 में था। और ये हकीकत है,
पाकिस्तान और भारत में अगर अब जंग हुई तो वो एटमी होगी और उसमें हम बचेंगे और ना भारत। पूरा खिता तेजाब का जोहर बन जाएगा। लिहाजा हमें एक ही बार दिल बड़ा करके मसला खत्म करना होगा। हमारी बका अब इसी में है, हम जल्द से जल्द ये मसला हल कर लें। भारत के अंदर भी ठंडे दिल और दिमाग के बाअसर हजारों लोग मौजूद हैं। हम इन्हें एंगेज कर लें और मसला कश्मीर 20 या 30 वर्षों के लिए फ्रीज कर दें। हमें मानना होगा हम कैद तन्हाई का शिकार हैं। हम दुनिया और दुनिया हमसे दूर है। हम जब दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो मुल्क की फजा बदल जाएगी। इससे हमारे मिजाज की शिद्दत, नफरत दोनों कम हो जाएंगी। हमारा दूसरा मसला अफगानिस्तान है। हम तालिबान को पाकिस्तान दोस्त समझते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत में हमारा बहुत अमल दखल था। जनरल फैज हमीद ने 2021 और 2022 में TTP और TTA के साथ दर्जनों मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात मौलाना तकी उस्मानी की सरबराही में उलमा इकराम का वफद लेकर भी काबुल गए थे। इस दौर में TTP के कारकुनों की फरिश्तें भी बनी थीं। ये लोग खानदानों समेत कुल 35,000 थे। इमरान खान के दौरे के आखिरी हिस्से में TTP के मुतालबात मानकर इनके 100 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी जेलों से रिहा भी किए गए थे। इनके 1,500 लोगों को फाटा और KPK में वापस आने और आबाद होने की इजाजत भी दी गई थी। ये हिकमत अमली बाद गलत साबित हुई और हम आज इसकी फसल काट रहे हैं। हमें फौरी तौर पर इसका इज़्ज़त जायजा लेना होगा। पाकिस्तान ने 8 और 7 में KPK से दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन आज ये अफरेत एक बार फिर ज्यादा शिद्दत के साथ वापस क्यों आ रहा है? हमें फौरी तौर पर इसका जायजा लेना होगा और ढक्कन एक बार फिर टाइट करना होगा, वरना दूसरी सूरत में बहुत देर हो जाएगी। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत हमारे साथ तामन कर रही है, लेकिन इस दौरान मुल्क में हुकूमत तब्दील हो गई। हम दाखिली सियासी अफरा तफरी का शिकार हो गए। हमें फौरी तौर पर अफगान हुकूमत को दोबारा एंगेज करना होगा। इनके साथ कुछ मुतालबात जायज हैं। मसलन अशरफ गनी के दौर में पाकिस्तानी सफारत खाना रोजाना 2 से 3 हजार वीजे जारी करता था। हमने ये तादाद कम कर दी है। हमें फौरी तौर पर इसका जायजा लेना होगा। ये सरहद के मामले पर भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमें ये करना चाहिए और इन्हें ये शिकवा भी है, बातचीत को अधूरा छोड़ देते हैं। ये शिकवा भी गलत नहीं। हम ये भी जानते हैं कि TTP के अंदर इस वक्त ग्रुपिंग है। हमें चाहिए कि हम इन्हें एक बार फिर एंगेज करें और इस तकसीम का फायदा उठाएं और ये मसला अगर ऑपरेशन से हल होता है तो ऑपरेशन करें, और अगर हम मुज़ाकरात कारीगर होते तो हम मुज़ाकरात करें, और अगर बैकबोनों की जरूरत है तो दोनों करें। लेकिन ये इशू हमें हमेशा के लिए खत्म कर दें, क्योंकि अगर भारत एक बार फिर अफगानिस्तान में आकर बैठ गया तो हमारे लिए इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। और हमारा तीसरा और बड़ा मसला हमारा अंदरूनी खलफशार है। हम बुरी तरह सियासी और माशी अफरा तफरी और बेसिमती का शिकार हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दहशतगर्द पेशावर की पुलिस लाइन तक पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी इनसे ज्यादा दूर नहीं है। लिहाजा अब तो आपसे खोल लें।